जी अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं। आज 8 बज गए हैं। पहले मुझे क्लियर कर दें, आवाज़ आ रही है? जब तक जो लोग आएंगे तो भले वो देखें, वरना रिकॉर्डिंग भी सेशन की रखूँगा मैं। और जिस किसी को लास्ट मिनट पे क्वेश्चन है वो एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस आप लोगों के। आई थिंक 26 को पेपर है आपका, मतलब कल पेपर है, तो लास्ट मिनट में एक क्विक रिव्यू कर देंगे इसका। 2023 का ये पेपर था और इसके काफ़ी क्वेश्चन जो आईएमए में भी रिपीट हुए थे। लास्ट टाइम की तरह जो मैंने कुछ बताया था कि जेईई के कैसे रिपोर्ट्स होती हैं और कैसे ये पेपर बन रहा है, तो इसमें भी 2023 के दोनों पेपर्स में एक एक जेईई की केस रिपोर्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और बताऊंगा कौन सी कहाँ से आई थी। इसकी जो ऑथेंटिक की है वो उसमें बनाई है, जो विथ रेफरेंसेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन था, मिसिंग मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर कैन इम्पैक्ट अ पेशेंट साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड स्माइल एस्थेटिक्स। उसमें दो क्वेश्चन थे, एक था इन्यूमरेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मैनेजमेंट ऑफ मिसिंग मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, and the second question was what are the advantages and disadvantages of space closure and space idealization that should be discussed thoroughly with the patient in management of missing maxillary सेंट्रल इंसाइजर। सो ये क्वेश्चन आपका बीडीजे से लिया गया था, ब्रिटिश डेंटल जर्नल से। उसमें दो टेबल्स आई थी। ब्रिटिश डेंटल जर्नल आपके 2023 में, जो मई 2023 के आर्टिकल में था, फैक्टर्स जो मिसिंग मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के मैनेजमेंट में हमें असेस करने होते हैं पेशेंट्स में। तो दो किस्म के फैक्टर्स हैं, एक तो पेशेंट फैक्टर्स एंड दूसरा डेंटल एंड फेशियल फैक्टर्स। पेशेंट फैक्टर्स में आपका आ रहा है पेशेंट्स कंसर्न्स, एज व्हेन द टूथ वाज लॉस्ट, एज एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियल, facial history, patient motivation, additional special need and risk of future trauma। एंड आपके डेंटल एंड फेशियल फैक्टर्स में आ रहा है स्केलेटल पैटर्न, सॉफ्ट टिश्यू पैटर्न, जिंजाइवल एंड aesthetics, lip line and incisor show, oral health, various trauma history and prognosis of adjacent teeth, type of malocclusion, lateral incisor root length, space available and conditions and amount of alveolar bone। इसमें से काफी फैक्टर जो आप क्राउन लेंथनिंग वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, या फिर जब आप क्राउन लेंथनिंग करें, या फिर दूसरे हाइपोडोंशिया के केसेस में भी फैक्टर्स जो असेस होते हैं उसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। देन जो पार्ट बी था उसकी टेबल नंबर आर्टिकल एडवांटेज स्पेस क्लोजर वर्सेस आइडियलाइजेशन के। तो पहले हम स्पेस क्लोजर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस यही थे कि एक आपकी पेशेंट की नेचुरल डेंटिशन यूज हो रही है, लेस लाइकली टू रिक्वायर बोन ग्राफ्टिंग एंड इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ हो रहा है अगर हम स्पेस क्लोज कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं स्पेस क्लोजर में, जाहिर है कॉम्प्लेक्स रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड टू कैमोफ्लेज लेटरल इंसाइजर is central incisor with consideration to the emergence profile. Restorations require long-term maintenance. Small lateral incisor root bears the forces from functional loading. Complex orthodontics to achieve ideal crown position for restorative buildups. Surgery may be required to assist aesthetic outcome. एंड स्पेस आइडियलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है स्पेस आइडियलाइजेशन के, एस्थेटिक रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉर्फोलॉजी, less likely to require periodontal support, require a disadvantage जो बेस के हैं कि require restorative replacement of tooth, complex to restore to tooth exactly match the contralateral incisor, requires long-term maintenance and complex orthodontics to achieve root parallelism, may require adjunctive bone grafting, functional loading on prosthesis, and may need to wait until growth is complete for long-term replacement if using implants। यहाँ पे आपके स्पेस क्लोजर या स्पेस ओपन वाले अगर आप लेटरल इंसाइजर के वेलबरी से लिख रहे हैं तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा इसी आंसर में, या आप आर्टिकल वाला लिख दें या बुक वाला, क्योंकि की दोनों से बनती है।
Then the second question was, a 40-year-old male patient come to dental OPD with severe parafunctional tooth wear case with loss of most of his traditional composite with staining, chipping, and fracture and delamination of remaining restoration. He was dissatisfied with the aesthetics and lifespan of rehabilitation. What factors cause the traditional composite techniques to fail in the aesthetic rehabilitation of advanced tooth wear? उसका part B था. What are advantages of monolithic ceramic over traditional composite? Enumerate their shortcomings. ये भी आपका BDG से लिया गया था क्वेश्चन, जो आंसर जो मैंने इसका निकाला है. ट्रेडिशनल कंपोजिट के एडवांटेजेस ये हैं कि नॉन इन्वेजिव है, मिनिमल इन्वेजिव, लो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वाइटैलिटी, कैन बी अंडरटेकन सिंगल विजिट, कैन ट्रायल अक्लूजल चेंजेस एंड इजीली एडजस्ट, कैन ट्रायल एस्थेटिक चेंजेस, रिपेयरेबल, इनिशियली लो फाइनेंशियल कॉस्ट, रिक्वायर लेस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, aesthetically inferior to ceramic, prone to wear, prone to staining, prone to chipping, frequent maintenance and replacement, ऑपरेटर सेंसिटिव एंड एटलीस्ट 1 पॉइंट even थिकनेस चाहिए लोड बेयरिंग एरियाज में. और ये पीसीक्यू भी आपका आ चुका है पास्ट पेपर्स में. जो नॉर्मल आप कंपोजिट आपका बुक में आंसर लिखा हुआ है समिट आर्ट एंड साइंस में, वो भी आपका एक्सेप्टेबल है. ये याद रखना, हमेशा दो की बनती है, एक बुक वाली और फिर आर्टिकल वाली. बुक वाली लिख रहे हैं तो उसका रेफरेंस दे देंगे, ये मैंने आंसर बुक से लिखा है, एक्सेप्ट हो जाएगा आपका. देन द मोनोलिथिक सेरामिक, ये भी आपका ऑलरेडी सेरामिक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी बुक में डिफाइंड है, आपके रोजेंशियल में भी लिखा हुआ है, समिट और आर्ट एंड साइंस में, लेकिन बीडीजे में भी आर्टिकल आया था. काफी लोग समझते हैं कि सिर्फ आर्टिकल से ही आंसर बनते, नहीं, बुक से भी आपके बनते हैं आंसर. अगर आप उसके रेफरेंस दे दें तो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे. तो एडवांटेजेस ऑफ सेरामिक्स, सुपीरियर एस्थेटिक्स है, मिनिमल टच प्रिपरेशन है एज कंपेयर टू मेटल सेरामिक क्राउन, लो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेंटेनेंस नीड है, अक्लूजल स्टेबिलिटी है, लो रेट्स ऑफ चिपिंग है. डिसएडवांटेजेस यही है, टूथ रिडक्शन ज्यादा होगी, लॉस ऑफ वाइटैलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग कॉम्प्रिहेंसिव, लॉन्ग ट्रीटमेंट टाइम लगेगा, हाई कॉस्ट है, फेल्यूर कैटास्ट्रोफिक हो गया, मोर डिफिकल्ट टू एडजस्ट एंड रिपेयर, और एब्रेजन कराएगा अपोजिट डेंटिशन की, और रिलेटिवली मोर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेरामिक रिस्टोरेशंस. देन ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग फॉर द बोन ग्राफ्टिंग, ये आपके डेंटल क्लिनिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से लिया गया था. उसमें एक क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्टिकल रिजोल्यूशन required from the alveolar crest, which type of vertical augmentation techniques can be used before implant placement? तो ये 5 टेक्निक हैं, एक ऑनले बोन ग्राफ्ट, ऑनले ब्लॉक बोन ग्राफ्ट, एंड आपका इंटरपोजिशनल बोन ग्राफ्ट, जीबीआर, डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस एंड पार्टिकुलेट बोन ग्राफ्ट विद टाइटेनियम मेश और बैरियर मेम्ब्रेन. ये 5 आपके बोन ऑगमेंटेशन के टेक्निक हैं अगर आपकी रिज की हाइट कम है और रिज की हाइट अगर आपने बढ़ानी है. उसी में पार्ट बी था क्वेश्चन का, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिज स्प्लिट टेक्निक, वो भी आपकी उसी आर्टिकल में डेंटल क्लिनिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है कि आपकी जो रिज स्प्लिट टेक्निक है सिर्फ वर्टिकली सफिशिएंट बट हॉरिजॉन्टली इनसफिशिएंट अल्वेलर रिजेस के लिए होगा. वर्टिकल हाइट नहीं बढ़ानी, अगर आपने थिकनेस बढ़ानी है उसके लिए रिज स्प्लिट टेक्निक यूज होगी. क्लेप डैमेज के चांसेस होते हैं, बेड स्प्लिट होगा अगर आपसे इक्वल पोजीशन पे कट नहीं किया, बकल प्लेट की फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, बकल बोन की लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं. कभी कभी तो बकल वॉल्यूम ही नहीं होता जब इम्प्लांट लगाते हैं तो, और ना ही उसमें थिकनेस आती है, और बकल बोन फ्रैक्चर कभी कभी हो जाएगा और फिर उसी वक्त पेरी इम्प्लांटाइटिस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे. देन अनदर क्वेश्चन जो आपका डेंटल क्लिनिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से लिया गया था, कंपोजिट के बारे में अपडेट्स के आई थी कि व्हाट आर द रूट्स बाय व्हिच रिस्टोरेटिव मटेरियल्स कैन बी मेड बायोएक्टिव टू प्रोवाइड डेंटल कैरीज प्रिवेंशन. दो मेथड्स, 3 मेथड्स हैं. एक आपके जो कैसे रेजन मटेरियल को बायोएक्टिव करना है, एक है कि असिस्ट इन द केमिकल इम्बैलेंस, दूसरा है आपका मॉड्यूलेटर और सप्रेसर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ मैकेनिज्म, और देन कंबाइंड मैकेनिज्म जिसको मल्टी मॉडल अप्रोच कहते हैं. तो आपके मॉड्यूलेटर या सप्रेसर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ में मैकेनिज्म क्या आएगा कि हम रेजिन कंपोजिट में नैनो पार्टिकल्स डाल दें या फिर एंटी बैक्टीरियल पॉलीमर्स डाल दें. एंड जो केमिकल इम्बैलेंस है जिससे हम बायोएक्टिव कर सकते हैं वो ये कि फ्लोराइड रिलीज करे कंपोजिट या फिर कैल्शियम फास्फेट रिलीज करे. तो 2 मैकेनिज्म हैं आपके जिसके थ्रू आप रेजिन को बायोएक्टिव कर सकते हैं, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करे थ्रू द नैनो पार्टिकल्स एंड एंटी बैक्टीरियल पॉलीमर्स, या फिर इम्बैलेंस फ्लोराइड रिलीज और कैल्शियम फास्फेट रिलीज, या फिर दोनों को कंबाइन कर दो और मल्टी मॉडल अप्रोच हो जाएगी वो. देन उसी में पार्ट बी क्वेश्चन था, व्हाट आर द रीसेंट एडवांसमेंट इन द रीसेंट रेजिन बेस्ड restorative materials to incorporate antimicrobial activity in the material. अब antimicrobial activity कैसे
कंपोजिट में करें तो 3 मेथड्स हैं। एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स फंक्शनलाइज्ड विद हाइड्रोलाइटिकली स्टेबल एक्रिलामाइड और मीथ एक्रिलामाइड इन रेजिन्स। सेकंड मेथड है आपका डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग एंटीमाइक्रोबियल और एंटी फाउलिंग पीएच रिस्पॉन्सिबल कार्बोक्सीबीटेन कंपोजिट्स। एंड थर्ड है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्राफीन बेस्ड कंपोजिट। ये 3 मेथड्स हैं जिससे आप कंपोजिट को एंटी बैक्टीरियल कर सकते हैं। देन अनदर क्वेश्चन जो आपका आया था उसी पेपर में, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट टॉर्शनल स्ट्रेस जनरेशन ऑन शेपिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये आपके आर्टिकल में भी जेवी के आर्टिकल था और उसी में ही ये आपका ऑलरेडी बुक में भी लिखा गया है, तो आप अगर आप बुक वाला लिखेंगे तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे फाइल के ऊपर टॉर्शनल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो टाइप ऑफ केनाल कर्वेचर, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन, कटिंग एफिशिएंसी, इंस्ट्रूमेंट साइज, केनाल साइज, कांटेक्ट एरिया, प्रिपरेशन टेक्निक, प्रिपरेशन टाइम, इंसर्शन डेप्थ, नंबर ऑफ इंसर्शन, कोरिलेशन विद द डिस्प्लेसमेंट, मोटर सोर्स, काइनेमेटिक्स, ऑपरेटिव मोशन टाइप, रोटेशन स्पीड एंड पैकिंग स्पीड, लुब्रिकेंट एंड मेटलर्जी। ये फैक्टर्स हैं जो आपके फाइल फ्रैक्चर होने के चांसेस भी इंक्रीज करते हैं और उसके ऊपर स्ट्रेसेस भी बढ़ा देते हैं। देन उसी में पार्ट बी था क्वेश्चन जो आर्टिकल से लिया गया था, व्हाट इज एडाप्टिव मोशन एंड हाउ डज इट वर्क। तो एडाप्टिव मोशन क्या एक नई टेक्निक है। ये एडाप्टिव मोशन में क्या होता है कि नॉर्मली जब फाइल रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और जैसे ही उस फाइल के ऊपर प्रेशर आएगा या स्ट्रेस जनरेट उसके ऊपर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चला जाएगा। तो एडाप्टिव मोशन टेक्निक ये है कि नॉर्मली अगर चल रहा है तो वो क्लॉकवाइज टेक्निक में फाइल चलेगी, जैसे ही उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा या फाइल कहीं पे फंसेगा तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चला जाएगा और अकॉर्डिंग टू लिटरेचर रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपका फाइल फ्रैक्चर के चांसेस कम कर देता है। तो उन्होंने एक स्पेशल किस्म की ट्विस्टेड फाइल बनवाई थी जो उन्होंने पेटेंट करवाई थी कि अगर नॉर्मल चल रहा है फाइल तो वो 600 डिग्री पे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज पे और अगर जैसे इसके ऊपर लोड आएगा तो 370 क्लॉकवाइज और 50 काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब रेसिप्रोकेशन मोशन में चला जाएगा। तो एडाप्टिव मोशन का यही एक आर्टिकल से निकला था। उसके बाद एक क्वेश्चन था व्हाट आर नैनो कैरियर्स। ये आपके डेंटल क्लिनिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से लिया गया था कि नैनो कैरियर्स क्या है। नैनो कैरियर्स आर द पॉलीमर्स ऑफ बायोलॉजिकल और सिंथेटिक ओरिजिन दैट आर यूज्ड टू डिलीवर ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज एंड अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स adsorbed on their surfaces or with their core and are for most of them biodegradable। उसमें फिर आए थे कि कौन से नैनो पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो नैनो पार्टिकल एसिड, कार्बन क्वांटम डॉट्स, मीसोपोरस सिलिका, बायोएक्टिव ग्लॉस, ये सारे टाइप्स ऑफ नैनो कैरियर्स हैं जो उसी क्वेश्चन में पार्ट बी थे। एक तो नैनो कैरियर्स की डेफिनेशन थी और दूसरा कि नैनो कैरियर पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं। तो उसमें ये ऑप्शन है काइटोसाइन, प्लेटलेट एंड बायोएक्टिव ग्लॉस एंड कार्बन क्वांटम डॉट्स। ये चार आपके नैनो पार्टिकल्स हैं जो आपके पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। देन था व्हाट इज स्पेशल केयर डेंटिस्ट्री एंड व्हाट आर द कंसीडरेशन इन ओपनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर द पेशेंट विद डिसेबिलिटीज। ये आपके डेंटल क्लिनिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की है कि अगर डिसेबल पेशेंट है तो उनकी कंसेंट हम कैसे लें। तो उनके जो फैक्टर्स हैं, एक तो उनको प्रिज्यूम कॉम्पिटेंस, ये नहीं समझना कि डिसेबल है तो कंसेंट वो नहीं देगा। रूल यही है कि डिसेबल वाला बंदा भी का इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे सकता है और लीगल कॉम्पिटेंसी है उसको कंसेंट देने के लिए। उसको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी है, वो कर सकता है, बट ये चेक करना पड़ेगा कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है या कैपेसिटी उसमें नहीं है। और जो अगर बच्चे हैं तो बच्चों के जो लीगल गार्जियन देंगे और सपोर्टिव डिसीजन मेकिंग आपने लेना है कि उनकी जो फैमिली सपोर्टर्स है आपके और पेशेंट को मद्देनजर रखते हुए आपने उनसे कंसेंट लेनी है। एक आपका वेलबरी में भी इस किस्म का आंसर लिखा गया, इसलिए एमएमए में पार्ट पास पेपर में आ चुका है, या फिर ये पूरी टेबल आप इसको रटा लगा लें और फिर लिख लें इसमें। ये डीसीएनए में दिया गई थी। देन था व्हाट आर डेंटल फीचर्स सीन इन सेरिब्रल पाल्सी। ये आपका अभी आईएमएम 2025 में रिपीट हुआ है और ये 2023 में ये पार्ट 2 में आया था। ये भी आपका वेलबरी से लिया गया था क्वेश्चन। और जो आपका पीछे कंसेंट वाला है
जैसे मैंने आपको कहा वेलबरी के चैप्टर डिसेबिलिटी वाले में ऑलरेडी वो कंसेंट के बारे में लिखा है, तो वो वाला या तो बुक वाला लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना की तो जो सीनियर हैं या फिर एग्जाम में आर्टिकल के हवाले से अगर देख रहे हैं तो आर्टिकल की भी मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो डेंटल फीचर्स सेरिब्रल पाल्सी की ये भी ऑलरेडी टेबल बनी हुई है कि पुअर ओरल हाइजीन है, इंक्रीज पेरियोडोंटल डिजीज, माल एक्लूजन, ब्रोक्सिज्म, टंग थ्रस्टिंग, increased caries, increased trauma, enamel hypoplasia, exaggerated gag reflex, dental erosion and atresion। ये आपके डेंटल फीचर्स हैं, ये रिपीट हुआ है आपके IMM 2025 में अभी। देन क्वेश्चन था सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द टूथ associated pulp is unique and complex, what are the major mechanisms that have been proposed for the tooth pain। ये आपका जर्नल ऑफ एंडोडोंटिक्स के टूथ डेंटल सेंसिटिविटी के आर्टिकल से लिया गया है, उसमें 5 मैकेनिज्म्स बताए गए हैं टूथ पेन या सेंसिटिविटी के हवाले से। एक तो मैकेनिज्म है ट्रांसडक्शन ऑफ डेंटिनल स्टिमुलाई लीडिंग टू डेंटिनल सेंसिटिविटी। सेकंड मैकेनिज्म इज ट्रांसडक्शन ऑफ पल्पल स्टिमुलाई सच एज इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग और थर्मल चैलेंजेस। ट्रांसडक्शन ऑफ अपिकल स्टिमुलाई इंक्लूडिंग एक्सेसिव मेस्टिकेटरी फोर्सेस। Peripheral sensitization of nociceptors due to inflammation and infection such as herpes virus and psychological disorders such as factitious disorder, also known as Munchausen syndrome। इस पे पास पेपर में BCQ आ चुका है। Then था a 10-year-old child presented to dental clinic 2 years after sustaining dental traumatic injury to this tooth. On examination, it was found that tooth was non-vital. Patient had a mixed dentition. It was decided to perform regenerative endodontic protocol using pulp of deciduous canine। Give protocol for this technique and what are advantages of deciduous tooth pulp auto transplantation। इसमें या तो आप आर्टिकल वाला भी लिख सकते हैं regenerative endodontics का जो पूरी टेबल बनी हुई है POP में, या फिर इसी आर्टिकल में भी उन्होंने स्टेप्स बताए थे, सेम स्टेप्स हैं दोनों के। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है उस पर भी हम करेंगे, बताऊंगा कि पॉइंट्स उन्होंने बताया जी कि डेसिडस पल्प ऑटो ट्रांसप्लांटेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट अपॉइंट मैकेनिज्म यही है जो आपका ऑलरेडी बुक में मेंशन है। एक तो एलए देंगे, आइसोलेट करेंगे रबरडेम के साथ को, पल्प चेंबर को एक्सेस करेंगे, वर्किंग लेंथ लेंगे, कोशिश करें इंस्ट्रूमेंटेशन ना करें, इरिगेट करें कैनाल को हाइपोक्लोराइड के साथ, रिंस करें सलाइन और ड्राई करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें और टेम्पररी रिस्टोरेटिव मटेरियल IRM के साथ उसके बाद GIC लगा के सील कर दें। 4 हफ्ते के बाद पेशेंट को बुला लें। सेकंड अपॉइंटमेंट जब ऑटो ट्रांसप्लांटेशन डिसइंफेक्शन करेंगे, दोबारा एक्सेस करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमूव करें, इरिगेट करें, पैसिव अल्ट्रासोनिक से कंटामिनेशन है तो रिपीट करें इरिगेशन, PDTA से इरिगेट करें, ओवर इंस्ट्रूमेंट करें ताकि ब्लीडिंग आ जाए, एंड MTA लगा लें और रिस्टोर कर दें टूथ को। देन उसी में एडवांटेजेस थे डेसिडस टूथ पल्प ऑटो ट्रांसप्लांटेशन के। एक तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स, हायर प्रोलिफरेशन का जेवी गया था। देन एक क्वेश्चन था व्हाट आफ्टर रिस्टोरेटिव प्रोसीजर। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 14 के अगर हेडिंग वाले में देखेंगे वहीं पे ऑलरेडी फैक्टर्स लिखे गए कि रिस्टोरेटिव प्रोसीजर में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक आपका डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पल्प प्री ऑपरेटिवली, अमाउंट ऑफ फिजिकल इरिटेशन काज्ड बाय द प्रोसीजर, हीट, डेसिकेशन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल इरिटेशन, एंड उस पे प्रोक्सिमिटी ऑफ रिस्टोरेटिव प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, परमिबिलिटी ऑफ डेंटिन आप लिख दें। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करेंगे पल्प रिएक्शन को आफ्टर द रिस्टोरेटिव प्रोसीजर। ये जस्ट पॉइंट्स लिख दें क्योंकि वो जस्ट पूछ रहा है व्हाट आर मल्टी, टाइम है तो एक्सप्लेन कर दें वरना जरूरत नहीं है, इस पे भी पास हो जाएंगे आप। देन मार्च 2023 का जो पार्ट 2 का पेपर है ये सितंबर का मैंने कर दिया। उसमें एक क्वेश्चन आया था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल कप, ये आपके आर्ट एंड साइंस के चैप्टर में the facial-lingual center of tooth, then supporting cusp, outline, outer incline nasal for contact, more rounded than non-functional, हमेशा sharp cusp होते हैं। उसी में what consideration must be considered during fabrication of restoration involving functional cusp, ये आपके ऑलरेडी उसी आर्ट एंड साइंस में लिखा गया है कि during fabrication it is important that a supporting cusp are not contacting opposing teeth in a manner that results in lateral deflection of teeth। बस फर्क ये है कि supporting cusp पे lateral पे forces ना लगें, rather restoration should provide contacts on plateaus or smoothly concave fossa so that mesh
masticatory forces are directed approximately parallel to the long axis of the teeth. एमआई में कांटेक्ट करे और एक्सकर्सिव मूवमेंट में फंक्शनल कस्प आपका कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, इसका मकसद बस यही है। देन क्वेश्चन था हाउ कैन यू कन्वेंशनली क्लासिफाई चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट। ये भी आपका ऑलरेडी बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 18 वेलबरी से, कि कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन क्या है इम्पेयरमेंट्स की। एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड, सेंसोरियली इम्पेयर्ड, मेडिकली कंप्रोमाइज्ड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, जस्ट ऐसे ही क्लासिफिकेशन लिखनी है बस। उसी में ही पार्ट बी था उस क्वेश्चन के, व्हाट आर द डेंटल फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये भी आपके ऑलरेडी बुक से लिया गया है। ओरल एंड डेंटल फीचर्स इन डाउन सिंड्रोम, मिड फेस हाइपोप्लेजिया, लार्ज फिशर टंग, नैरो हाई वॉल्टेड पैलेट, डिलेड एक्सफोलिएशन, कंजेनिटली एब्सेंट टीथ, माइक्रोडोंट और हाइपोप्लास्टिक टीथ। Then था what are the strategies that can be used to extend longevity of bonded interface। ये भी आपका डेंटल क्लिनिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से आर्टिकल था, उसमें आंसर ये लिखा गया है कि दो मेथड्स हैं, एक तो इनहिबिटिंग प्रोटीज एक्टिविटी, दूसरा है इंक्रीजिंग कोलेजन रेजिस्टेंस टू एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। दो मेथड्स हैं जिससे आप बॉन्डेड इंटरफेस की लॉन्गेविटी इंक्रीज कर देंगे। उसके पार्ट बी में था ब्रीफली डिस्क्राइब द सब्सटेंसेस यूज्ड एज अ प्रोटीज इनहिबिटर्स। प्रोटीज इनहिबिटर्स कौन से हैं, तो ये क्लासिफिकेशन है 0.2 to 2% क्लोरोहेक्सिडिन, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पॉलीविनाइल फास्फोरिक एसिड, गिलार्डिन, Sb3CT2 एंड E64L ट्रांसब्यूटेन, ओडान्स कैप्टिव एंड डीएमसो। ये आपके कैटेगरीज हैं, कैटायोनिक कंपाउंड्स, एंटीबायोटिक और बिस्फास्फोनेट। और इस डॉक्सीसाइक्लिन पे भी आपका बीसीक्यू आया था कि प्रोटीज इनहिबिटर कौन सा नीचे से जो प्रोटीज इनहिबिटर यूज होता है। और एक आईएमएम में गिलार्डिन पे आया था। देन आपका जेईई की केस रिपोर्ट, मैंने कहा ना हर बार केस रिपोर्ट आएगी, और ये केस रिपोर्ट जो आई थी आपकी स्लीवलेस गाइडेड सिस्टम पे आई थी जेईई से, कि उसके बारे में उसकी डेफिनेशंस पूछी थी कि स्लीवलेस गाइड क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये ऑलरेडी आपके इसके आर्टिकल में लिखे हुए हैं। बट जैसे कि ये 2021 का आर्टिकल है और अभी 2025 में है, तो हाईली चांसेस नहीं है कि 2021 वाले कोई आर्टिकल आएंगे। ज्यादा से ज्यादा जो आपके केस रिपोर्ट्स आ सकती हैं 2022 से या 23 के आएंगे, 23 के ज्यादातर आएंगे, 2022 के भी चांसेस कम है। देन था ये जो क्वेश्चन था जो आपके डेंटल क्लिनिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से निकला गया, ये इम्प्लांट की पूरी सीरीज है और मैं रिकमेंड करूंगा ये आप कवर कर लीजिएगा। ये आई थिंक 2021 की इम्प्लांट की सीरीज है। काफी लोग कहेंगे कि 4 साल पुरानी है, नहीं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा बाकी जो भी इम्प्लांट के बुक्स हैं उनको छोड़ के आप ये सीरीज जस्ट कवर कर ले। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन क्वालिटी, टाइप 1 डेंस कॉर्टिकल बोन या लिटिल मेडुलरी बोन है इंटीरियर मैंडिबल में। टाइप 2 आपका थिक कॉर्टिकल बोन है डेंस मेडुलरी कोर में पोस्टीरियर मैंडिबल में। टाइप 3 आपका थिन कॉर्टिकल बोन है विद डेंस मेडुलरी कोर, आपका एंटीरियर मैक्सिला में होता है। टाइप 4 आपका थिन कॉर्टिकल बोन विद लिटिल मेडुलरी बोन, जो पोस्टीरियर मैक्सिला, जहां पे इम्प्लांट के सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बेस्ट इम्प्लांट साइज इंटीरियर मैंडिबल फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे पोस्टीरियर मैंडिबल, थर्ड पे इंटीरियर मैक्सिला, फोर्थ पे पोस्टीरियर मैक्सिला। ये बीसीक्यू आ सकता है आपका। देन व्हाट इज प्रोटोकॉल फॉर इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट लोडिंग गिवन बाय गलुची एंड कुलिक्स। तो उन्होंने ये टेबल दी थी एग्जैक्ट, या तो आप इस टेबल की तरह लिखें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है उस हिसाब से लिख दें। टाइप 1A इमीडिएट इम्प्लांट प्लस इमीडिएट रिस्टोरेशन लोडिंग, तो या इस किस्म की टेबल आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे इन्होंने डिजाइन करके रखी है, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये याद करना काफी डिफिकल्ट होता है। देन व्हाट इज गाइडेड टिश्यू रीमिनराइजेशन। गाइडेड टिश्यू रीमिनराइजेशन डेफिनेशन थी और इसी में पार्ट बी था कौन सा इस गाइडेड टिश्यू रीमिनराइजेशन में यूज होता है, नैनो पार्टिकल। तो गाइडेड, ये आपका जेईई से लिया गया आर्टिकल। गाइडेड टिश्यू रीमिनराइजेशन इज अ मॉडर्न टेक्निक that use non-collagenous proteins analogs to mimic biomineralization resulting in superior mechanical properties। काइटोसान इसमें यूज होता है, और दूसरा जो आपका NCP18 यूज होता है। उसी आर्टिकल में जो दिया गया था व्हाट इज स्मार्ट वार्निश एंड व्हाट रोल डज इट प्ले एज अ रूट एंड कंडीशनर, जेईई के उसी आर्टिकल में था। स्मार्ट वार्निश आपका 2 पार्ट सेल्फ मिनरलाइजिंग एंटीबैक्टीरियल टिश्यू रिपेयर वार्निश है, जो सिर्फ एंडोडोंटिक माइक्रो सर्जरी के लिए उन्होंने बनाया था। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक में उसके काइटोसान नैनो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल काइटोसान सॉल्यूशन, जो एंटी बायोफिल्म एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और जो सेकंड पार्ट है स्मार्ट वार्निश का, वो काइटोसान ग्राफ्टेड हाइड्रोक्सी एपिटाइट है, जो नैनो कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट करता है।
रिसेक्टेड रूट एंड पे लगाएंगे, जो सेकंड लेयर है वो मिनरलाइज कर देगा और पेरियापेकल टिश्यू प्लेट में एक्सपोज होके एक मिनरलाइज लेयर बना देगा जो सील कर देगा, और माइक्रो क्रैक्स जो आपके रूट एंड रिसेक्शन के दौरान क्रिएट हुए हैं तो वो सील हो जाएंगे। तो बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन अंदर नहीं होगी, इन्वायरमेंट अच्छी हो जाएगी और हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो ये स्मार्ट वार्निश का है, उसमें काइटोसान नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं। देन आया था सिंगल मैक्सिलरी मीडियन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। उस पे जो ये आपका बीडीजे से आर्टिकल लिया गया था कि कौन से सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है। जो सिंड्रोम्स उसमें एसोसिएटेड हैं, एक तो चार्ज एसोसिएशन, वेक्टेरियल एसोसिएशन, वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट एचपी, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया एंड डूनर रिट्रैक्शन सिंड्रोम, उसके साथ ये आपका सिंड्रोम एसोसिएटेड है। और उसकी इटियोलॉजी क्या थी, दूसरा पार्ट था सिंगल मीडियन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की इटियोलॉजी, म्यूटेशन इन सोनिक हेजो जीन ऑन क्रोमोसोम 7q36x। ये भी बीसीक्यू आपका आ चुका है पास्ट पेपर्स में, पार्ट टू में मेरे दोनों अटेम्प्ट्स में आया था। अभी एक अटेम्प्ट में शायद फरवरी या फिर सितंबर वाला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। देन एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज उस डिजीज में क्या होती हैं कि intellectual disability, congenital heart disease, congenital nasal cavity anomalies, cleft lip or palate, microcephaly, pituitary gland abnormalities, hypotyroidism, convergent strabismus, esophageal and duodenal atresia, cervical, thoracic, spinal abnormalities, cervical dermoid, hypothyroidism, scoliosis, absent kidney, micropenis, short stature। ये आपका ऑलरेडी जो सिंगल मीडियन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है वेलबरी में थोड़ा बहुत डिफाइन किया गया है, लेकिन इन डिटेल नहीं, इसकी की पूरी इस आर्टिकल से है, बीडीजे से। देन क्वेश्चन था रिस्टोरेटिव मटेरियल ऑप्शन फॉर चेयर साइड कैटकेम, ये भी इसी आईएमएम में आया था। काफी लोग जो आईएमएम वाले परेशान हो गए थे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, बट आर्ट एंड साइंस मैंडेटरी है। और ये आपका क्वेश्चन 2025 में भी आया है कि कौन से मटेरियल है चेयर साइड कैटकेम के लिए। तो आर्ट एंड साइंस से ही आंसर है, एडिसिव सिरामिक, हाई स्ट्रेंथ सिरामिक, रेजिलेंट नैनो सिरामिक, कंपोजिट रेजिन, जिरकोनिया एंड एक्रेलिक। उसी में जो पार्ट बी था उस क्वेश्चन का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल इंप्रेशंस इनहेंस्ड, यहाँ पे डिजिटल इंप्रेशन के बारे में जस्ट आपने एडवांटेजेस लिखने, उसके डिसएडवांटेजेस वगैरह नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो एडवांटेजेस पे ज्यादातर फोकस करें। enhanced accuracy, improved patient comfort, efficient workflow, ease of storage, replication, integration with the advanced technology। एरर्स इसमें नहीं होंगे जो ट्रेडिशनल इंप्रेशन में होती हैं। फिर रिस्टोरेशन फिटिंग अच्छी आती है, पेशेंट को गेग रिफ्लेक्स नहीं होता, इजीली लैब को भेज दो, ना पोर करने की जरूरत, ना रखने की संभालने की जरूरत है, डिजिटली फाइल सेव कर दो। डिफरेंट कैड कैम के साथ 3D प्रिंटिंग के साथ इजीली एक्सेप्टेबल होता है। देन था व्हाट आर द फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल रिस्टोरिंग नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन, ये आपका ऑलरेडी बुक से लिया गया है, और ये काफी बार, तकरीबन 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस पे फोकस कीजिएगा जरूर। में भी आ सकता है कि लीजन डेप्थ एंड एक्सटेंट, लीजन एक्टिविटी एंड प्रोग्रेशन, कॉजेटिव फैक्टर, सेंसिटिविटी और पल्पल इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, बॉन्डिंग चैलेंजेस एंड मटेरियल चॉइस, एस्थेटिक एक्सपेक्टेशन। देन है कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ फ्यूचर रिसर्च इन सीबीसीटी, ये भी पार्ट 2 और आईएमए में रिपीट हो चुका है। ये आपका पीओपी से चैप्टर नंबर जो 2 है रेडियोलॉजी का, उसमें आपका दिया गया है कि सीबीसीटी पे कौन सी फ्यूचर रिसर्च की नीड है। तो ये फैक्टर्स हैं, इमेज परसेप्शन एंड इमेज क्वालिटी असेसमेंट पे काम अभी तक चल रहा है, सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स के थ्रू आर्टिफैक्ट्स हमें रिड्यूस करने हैं, 3D इमेजेस पे ज्यादातर फोकस करना है, अलाइन करना है इमेज रजिस्ट्रेशन और गाइडेड ट्रीटमेंट्स के हवाले से, एंड गाइडेड प्रोसीजर, इंस्टेंट सर्जिकल डायनामिक नेविगेशन पे फोकस करना है, सेगमेंटेशन ताकि नॉर्मल और डिजीज टिश्यू के बारे में पता चले, और मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करना है ताकि डिस्ट्रैक्टिंग सिग्नल्स उसके थ्रू ना आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट 2023 पेपर। मैंने भी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूं ताकि आप रिवीजन पे फोकस करें। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो देखें ना आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।
नहीं तो फिर मैं ये सेशन एंड कर दूं। 2 लोग हैं आई थिंक, ज़्यादा तो है नहीं, रिवीजन कर रहे होंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है? चले, अगर नहीं है तो फिर इसको ख़त्म करते हैं सेशन को। अल्लाह हाफिज़।